हेलो एवरीवन, इंग्लिश लिटरेचर स्कूल मेरठ के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लिटरेचर का एक टॉपिक है, एक पूरी सीरीज होने जा रही है, ठीक है, जिसमें हम विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम, आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इंग्लिश लेक्चर का एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी में टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सभी सिलेबस में देखिए विलियम शेक्सपियर तो है, और विलियम शेक्सपियर के वो फ्रेजेस जो ओवर द टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, वो इतने पॉपुलर क्यों हुए, इस सेशन में जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वो फ्रेज ऐसे ही पॉपुलर नहीं हुए हैं, उसके पीछे रीजन है, और कई बार एग्जामिनर उस इम्पोर्टेंस को एस्पिरेंट से चेक करना चाहता है कि क्या वो उससे अवेयर है। क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, पूरी वो जो सॉन्ग्स है या जो वो पूरी सोलोलोकी है, वहां से वो उसको सेंस को जानने के लिए एक फ्रेज के माध्यम से वो कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो आइए इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो फ्रेज है, आप सब जानते ही है, टू बी और नॉट टू बी। ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, ये एक सोलिलोकी है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में। हाँ, अगर हम इस फ्रेज की बात करते हैं, टू बी और नॉट टू बी, इट मीन्स टू लिव, टू लिव और नॉट टू लिव। अगर इसके मीनिंग की ही बात करें, टू लिव जिंदा रहना, और नॉट टू लिव, नॉट टू लिव मर जाना। तो यहां पर जो स्पीकर है प्रिंस हेमलेट, अगर आप उसकी लाइफ की सिचुएशन को समझेंगे, उसके फादर की डेथ हो गई है, और एक घोस्ट जो माना गया है कि उसके डेड फादर हेमलेट का ही वो स्पिरिट है, वो बार बार आता है और अकेले में हेमलेट से बात करता है। हेमलेट अपना परसेप्शन बनाता है कि उसके फादर को पॉइजन देके मारा गया है, और चीजें जो घटनाक्रम हुई है कि उसके फादर की डेथ के कुछ समय बाद ही उसकी मदर ने उसके अंकल से शादी कर ली, हेमलेट के अंकल से शादी कर ली। इतनी जल्दी शादी करना, तो वो एक फिलोसफी का स्टूडेंट रहा है, कंटेम्पलेट करता है चीजों को, प्रोक्रास्टिनेट करता है अपने रिवेंज को, और वो सोचता रहता है, और उसी सोच में, उसी उलझन में इतनी जल्दी शादी कर ली मेरी माँ ने मेरे फादर की डेथ के बाद, और घोष कह रहा है कि उसके फादर को मारा गया है और मारने वाला सिंहासन पर बैठा है। तो मैं क्या करूं, जीवन के इन प्रॉब्लम्स का सामना करूं, या फिर मृत्यु को एक्सेप्ट कर कर इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूं। उस सिचुएशन पर उन्होंने बोली है टू बी और नॉट टू बी, मतलब जीव या ना जीव। तो प्ले है द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट। इसका सब टाइटल है द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। शेक्सपियर की वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज में ये इंक्लूड है। ठीक है, एंड पॉसिबली इसका जो करेक्ट ईयर है वो 1601 1602 है। ठीक है, अगर हम एक्ट और सीन की बात करें, यहाँ पर एक्ट थर्ड है और सीन फर्स्ट है इस सोलिलोकी का, जहां पर ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है, उस सोलिलोकी की ये ओपनिंग लाइन है, टू बी और नॉट टू बी। मीनिंग आपको क्लियर है, इसका स्पीकर आपको क्लियर है। उस स्पीकर प्रिंस हैमलेट की लाइफ की जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी, उसके फादर का मर्डर हो गया है। ठीक है, और घोस्ट जो आता है इसमें, उसके अकॉर्डिंग उसके फादर को उस व्यक्ति ने मारा है जो अब वहां का राजा है, जो कि इसका अंकल क्लोडियस है। और इसकी मदर ने जितनी जल्दी शादी की है, वो सब चीज उसको परेशान कर रही है। ठीक है, हेमलेट को उस सिचुएशन पे लाइफ की प्रॉब्लम को, सफरिंग्स को वो देख रहा है कि इनकी चुनौतियों को, जीवन को ऐसे जिया जाए इन चुनौतियों के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, या फिर उसको खत्म कर दिया जाए सुसाइड कर कर। तो उसी सिचुएशन पर यहाँ पर पूरा वो बोलता है। ठीक है, पूरा। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप क्या बता सकते हैं इस सीन का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सा सीन है? ठीक है, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स पर भी हम क्लासेस लेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है। तो इस सीन की अगर हम बात करें, इस सीन का नाम है ननरी सीन। किस किस को पहले से ही पता था जरूर बताइएगा। ननरी सीन, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में ही ननरी सीन के नाम से जाना जाता है, जहां पर हेमलेट ओफिलिया को ननरी जाने के लिए बोलता है।
पूरी लेंथी कन्वर्सेशन वहां पर होती है, इसी को बोलते हैं ननरी सीन। ये एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट ही है, पहले से नहीं पता था तो लाइक कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं इस सोलिलोकी की, ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको, पहले करा चुके हैं क्लास में। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। टू लिव और नॉट टू लिव, जिए या ना जिए, यही एक क्वेश्चन है, एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। अपने आप से कह रहे हैं whether this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune। हमारे जीवन, हमारा जो फॉर्चून है, उसके ये स्लिंग्स एंड एरोज या प्रॉब्लम्स को बता रहा है कि इनके साथ इनकी सफरिंग के साथ जीवन को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। और टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द सी ऑफ ट्रबल्स, ये जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, इनके खिलाफ हथियार उठाया जाए और इनको अपोज किया जाए। कैसे? एंड देम, खत्म कर। खत्म कैसे होगी? अगर हम अपने जीवन को खत्म कर ले तो जीवन की सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी तरफ दौड़ी आ रही है, सफरिंग्स है, ये सारी खत्म हो जाएगी। तो सीधा सीधा मैसेज यहाँ पर आया, टू बी और नॉट टू बी। जीवन के इन सफरिंग्स को सफर किया जाए, इन स्लिंग्स एंड एरोज का सामना किया जाए, या फिर इनका विरोध किया जाए। कैसे? जीवन को खत्म कर उनको भी खत्म कर दिया जाए। टू डाई, टू डाई एज ए स्लीप से कंपेरिजन कर रहे हैं, जैसे हम सो जाते हैं तो मर जाने पे क्या होता है, नो मोर एंड बाई अ स्लीप टू से वी एंड, फिर उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। टू से वी एंड द हार्ट अटैक, ऐसी नींद, मृत्यु एक ऐसी नींद है जिसमें सारे हार्ट अटैक खत्म हो जाएंगे। एंड थाउजेंड्स नेचुरल सोक्स दैट फ्लैश इन हियर टू, जो हमारे जीवन का हिस्सा है, उत्तराधिकारी है, ऐसे वो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। दिस इज एन कंज्यूमेशन, हाई लेवल ऑफ डिवोटी टू बी विस्ड। टू डाई टू स्लीप, फिर कह रहे हैं मरना जीवन सोने जैसा है। और जब हम सोते हैं, परचांस टू द ड्रीम, उसमें ऐसे सपने आते हैं, देयर इज द रूट फॉर दैट स्लीप ऑफ डेथ व्हाट ड्रीम्स मे कम। जब हम सो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, उस सो जाने के बाद कैसे सपने आएंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा, वी डोंट नो। सपने हमारे हाथ में नहीं होते हैं ना, ऐसे ही मरने के बाद जो चीज हमारे साथ होगी, सपनों जैसे सपने हमारे हाथ में नहीं है, उसी चीज से कंपेरिजन कर रहा है कि हमें नहीं पता कैसे सपने आएंगे। व्हाट ड्रीम्स मे कम व्हेन वी हैव सफर्ड ऑफ दिस मोर्टल कोइल, हम इस सांसारिक, इस मोर्टल कोइल को छोड़कर चले जाएंगे मृत्यु के बाद, तो हमारे साथ क्या होगा हमें नहीं पता। ठीक ऐसे ही जैसे सपने, सोने के बाद कैसे सपने आएंगे वो हमारे हाथ में नहीं होते। मस्ट गिव अप पोज, और यही विचार हमें एक पोज देता है, हम रुक जाते हैं। देयर इज द रेस्पेक्ट दैट मेक कैलेमिटी ऑफ सो लॉन्ग लाइफ, ठीक है, फॉर whom would bear the whips and scorns of time। समय के इन समस्याओं को कौन सामना कर सकता है, इन सफरिंग्स को? द ऑपरेसर्स रोम, जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, समय, जीवन और उन समस्याओं को अप्रेसर बोला है, वो जो गलत हो रहा है। द प्राउड मैन्स कंट्यूमिली, द पैंग्स, वो दर्द ऑफ डिस्पाइज्ड लव, तो प्यार में भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लॉस डिले, कानून भी हमें डिले मिलता है। द इंसोलेंस ऑफ ऑफिस एंड द स्पॉन्स दैट पेशेंट्स मेरिट ऑफ द अनवर्दी टेक्स। When he himself might his courteous make with a bare boarding, who would for deal bear, इन सबको कौन सफर करेगा? द ग्रंट द स्वीट अंडर अ वेरी लाइफ, इस प्रॉब्लम, समस्या भरे जीवन में कौन सफर करेगा? बट दैट द ड्रेड ऑफ समथिंग आफ्टर डेथ, जीवन की प्रॉब्लम्स का सामना करते करते हम परेशान हो गए हैं, ठीक है। कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है शेक्सपियर यहाँ हेमलेट के माध्यम से। बहुत सारे लोगों को जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है कि जीवन की प्रॉब्लम्स बड़ी लगने लगती है, और वो सब अनवर्दी लगता है, मन करता है कि सुसाइड कर उनको खत्म कर दिया जाए। लेकिन मृत्यु के बाद का जो डर है वो हमें रोक देता है। देखिए क्या कह रहा है, द अनडिस्कवर्ड कंट्री फ्रॉम हुज बोर्न नो ट्रेवलर रिटर्न, ठीक है। ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि कहां से ली गई है, तो कह रहे हैं कि अनडिस्कवर्ड, जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया कंट्री, मृत्यु के बाद हम जहां जाते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्रॉम हुज बोर्न, और उसकी धरती से कोई ट्रैवलर वापस नहीं आता। पजल्स द विल, हमारी इच्छा को पजल कर दे रहा है। एंड मेक्स अस रेदर बियर दोज इल्स वी हैव देन फ्लाई टू अदर्स दैट वी नो नॉट ऑफ। तो ये सब चीज हमारी इच्छा को पजल कर देती है और हमें तैयार कर लेता है कि इन इल्स, जो बुराइयां हमारे जीवन में है, इनको हम सफर करते रहे, rather देन उस जगह पर जाना जिसके बारे में हम नहीं जानते। मतलब
मृत्यु के बाद हम हमारे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएँगे, उसके बारे में नहीं जानते और वही चीज़ हमें कई बार डरा देती है जीवन में और हम इन इल्स को सफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट लाइन ये भी पूछी जा सकती है अर्थशास्त्र में, "दस कंसेंस डस मेक कवर्ड्स ऑफ अस ऑल।" ये लाइन आपसे किसी भी तरह से पूछी जा सकती है, मीनिंग पूछा जा सकता है। किस ऑथर से इसका संबंध है? शेक्सपियर से। किस प्ले से? हेमलेट से। हेमलेट की किस सोलिलोकी से? टू बी और नॉट टू बी, जहाँ पर शेक्सपियर कह रहा है कि कंसेंस जो हमारी अंतरात्मा चेतना है, वो हमें कवर्ड्स बना देती है। कई बार हम गहराई से सोचने से हम अपने कदम पीछे हटा लेते हैं और डर जाते हैं चीजों को करने से। ऑफ अस ऑल, बिल्कुल सही बात की है शेक्सपियर ने। एंड दस द नेटिव व्यू ऑफ द रेजोल्यूशन इज सिकल्ड ओवर विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट, और उन्हीं विचारों में हम वापस रुक जाते हैं आकर। द एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिच एंड मूवमेंट विद दिस रिगार्ड देयर करंट टर्न अवेरी एंड लूज द नेम ऑफ द एक्शन, और हम अपने कार्य से पीछे हट जाते हैं। सोफ्टी यू नो न फेयर ओफिलिया नीव इन द ओरिजन एंड बी ऑल माई सेंस एंड रिमार्क। तो पूरी सोलिलोकी में उसी दुविधा की बात कर रहा है, टू लिव और नॉट टू लिव, टू बी और नॉट। जीवन और मृत्यु के दोनों एस्पेक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि इन सफरिंग के साथ जिया जाए, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, वो सब चीज दोबारा से उन सफरिंग को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कई बार रोक देती है, डरा देती है उन सब चीजों से। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट सोलिलोकी है शेक्सपियर की। शेक्सपियर के सभी प्लेज में, इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामा में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोलिलोकी है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, जिसको नंदरी सीन के नाम से जाना जाता है। मीनिंग क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट दी टू अ ननरी। आप ननरी का मतलब यहाँ पर एक कॉन्वेंट को बोल रहा है, और कॉन्वेंट में एक परंपरा होती है कि वहां पर जब गर्ल्स जाती है तो वो शादी नहीं करती है ताउम्र। ठीक है, वो दुनिया की उन सब चीजों से दूर हो जाती है, तो उस कॉन्वेंट को ही यहाँ पर बोल रहा है ननरी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है। प्ले वही है जो ननरी सीन हमने डिस्कस किया है, हेमलेट लिख देते हैं सीधे सीधे, हेमलेट एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, जिसको ननरी सीन के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें जो स्पीकर है वो भी प्रिंस हेमलेट ही है, प्रिंस हेमलेट टू ओफिलिया। इस प्ले में जो हीरोइन है वो ओफिलिया है और जो हीरो है वो हेमलेट है, प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, ठीक उसकी सोलिलोकी के बाद इंटरप्ट होता है, सॉरी ओफिलिया उसके दरबार में पहुंचती है, उसी एक्ट के उसी सीन में। ठीक है, तो यहाँ पर वो कॉन्वेंट जाने के लिए कह रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जो बेसिक फैक्ट थे वो तो यहाँ पर आपके सामने है, ये तो बहुत इजी है। आपसे क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर वो उसको एडवाइस कर रहा है, या फिर वो, या आयरनी है यहाँ पर, या उसके प्रति वो केयरफुल है, या कहीं वो पागल है, इस तरह की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्रिटिक अलग अलग अनुमान निकालते हैं और आपने भी उसमें से कुछ पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर अनुमान नहीं निकालेंगे, हम पहले वो पूरा पोर्शन पढ़ेंगे जो उसको कह रहा है, और उससे हम फिर फैक्ट जानेंगे कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्यों कहता है कि तुम नंदरी चले जाओ, क्यों कहता है वो उसको नंदरी चले जाओ, उससे परेशान है वो। ठीक है, या वो हाफ माइंड हो चुका है, या पागल होने का नाटक कर रहा है, या फिर वो उस पर एक कटाक्ष कर रहा है कि बोला जाता है ननरी को एक करप्ट जगह भी माना जाता है जहां पर चीजें गलत होती है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है वो, उसको ओफिलिया पर वो शक करता है, क्या करता है। चलिए, बहुत सारे कंसेप्ट आपने अनुमान लगाए होंगे या सुने होंगे, हम इसका सोल्यूशन इस टेक्स्ट से निकालते हैं जो वो कहता है। गेट दी टू अ ननरी, आप किसी ननरी कॉन्वेंट में चले जाओ। मानसिक स्थिति समझ में आ जाएगी आपको। वाई वुडेस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर। ठीक है, तुम ब्रीडर मतलब जन्म देने वाली, किसके संतान को? सिनर, पापी लोगों के संतान को जन्म देने वाली क्यों बनो तुम। क्यों कह रहा है वो? उसने देखा कि उसके फादर का मर्डर हो गया, उसकी मदर ने शादी कर ली उसके अंकल के साथ, घोस्ट स्पिरिट आकर कह रहा है कि तुम्हारे अंकल ने मुझे मारा है, मतलब उस व्यक्ति ने जो सिंहासन पर बैठा है। तो पूरी सोसाइटी को वो देख रहा है कितना करप्ट है, कितने बुरे लोग यहाँ पर है,
और बुरे लोग मतलब पापी लोग है, और उन जब तुम शादी करोगे तो इन पापी लोगों की तो संतान पैदा करोगे तुम, तो इससे अच्छा होगा कि तुम ननरी चले जाओ। ठीक है, उसके भले के लिए कह रहा है, क्योंकि वो पूरी ह्यूमैनिटी मतलब अपने आप को भी इंक्लूड करते हुए वो कह रहा है कि हम सब सिनर है और तुम किसी ननरी में चले जाओ। Why wouldst thou be a breeder of sinners? क्या सजेस्ट करता है कि तुम इनकी संतान पैदा करने के लिए, मतलब वो सीधा सीधा चाहता है कि तुम शादी मत करना, नन बन जाओ, इन लोगों की संतान पैदा मत करो। ठीक है, he doesn't want Ophelia to marry, and I am myself indifferent honest. मैं खुद उस तरह का हूं, indifferent honest, but yet I could accuse me of such things. मैं अपने आप को भी उसका आरोपी समझता हूं, भले ही मैं कितना indifferent honest हूं, that it were better my mother had not born. काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता। आज मुझे इतना घृणित महसूस हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा हूं कि काश मेरी माँ ने मुझे पैदा ना किया होता। I am very proud, revengeful, ambitious, with more offense at my back than I have thoughts to put them in an imagination to give them shape or them to act them in. मतलब मैं प्राउड हूं, रिवेंजफुल मुझे बदला भी ले लेने हैं, महत्वाकांक्षी हूं, ठीक है, और ऑफेंस मेरे पीछे हो रहा है, मेरे पास थॉट्स है और मैं उनको इमेजिनेशन कर रहा हूं, जो जो बताया गया है मुझे मेरे फादर के मर्डर के बारे में, और मुझे उसका रिवेंज लेना है, और जैसे मैं उनको सेफ दे रहा हूं, टाइम टू एक्ट देम, मैं उसको सेफ दे रहा हूं, मैं भी एक अपराध करने वाला हूं, मेरी भी एक प्लानिंग है। ठीक है, तो मैं भी उस चीज में शामिल हूं। व्हाट शुड सच फेलो एज आई डू क्राउडलिंग बिटवीन अर्थ एंड हेवन। ऐसा फेलो, ऐसे साथी का तुम क्या करोगी। मैं खुद उस बुरे लोगों में शामिल हो गया हूं, और मुझे दुख है कि मेरी माँ ने मुझे पैदा क्यों किया, क्योंकि अब मैं भी उन बुराइयों में घिर चुका हूं। थॉट है, प्लानिंग कर रहा हूं, मैं भी रिवेंज लेना है मुझे भी। ठीक है, और मैं अर्थ और हेवन के बीच में वेव कर रहा हूं। अर्थ इस सांसारिक जीवन को, हेवन मृत्यु के बाद के। वी आर अरेंट नेम्स, हम कितने बुरे लोग होंगे हैं। बिलीव नन ऑफ अस, हम में से किसी का विश्वास मत करो। गो दाई वेज टू अ ननरी, तुम अपने रास्ते सीधे ननरी चले जाओ। वेयर इज योर फादर, और फिर एक क्वेश्चन पूछता है आपके फादर कहाँ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये एक जर्नल वे में पूछता है क्योंकि उसको कुछ जानना है। ठीक है, पोलोनियस उसके फादर का नाम है, कि वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि इसको कुछ अनुमान लगाना है, इसकी भी कुछ प्लानिंग है, तो इसलिए उससे पूछता है। वो बता देती है कि वो महल में ही है। तो आप इससे क्या अनुमान लगाया कि ही इज केयरफुल, और वो इस सोसाइटी को करप्ट मान रहा है, उन सब लोगों को करप्ट मान रहा है, बुरे लोग हो गए हैं, और उनके बीच अब तुम्हारा रहने का कोई फायदा नहीं है। सो डोंट गेट मैरिड एंड क्रिएट चिल्ड्रन, गो टू ननरी। तो उस सेंस में वो बोलता है। तो आप देख लीजिए वो यहाँ पर क्या एडवाइस कर रहा है, या आयरनिकल वे में बोल रहा है, केयरफुल है या वो पागल है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो उसको प्रति केयरफुल है, और करप्ट सिस्टम की बात कहकर उसको ननरी जाने के लिए वो कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट फ्रेज है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्यों इंपोर्टेंट है, वो पूरा टेक्स्ट, पूरा जो सेक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ओवर द टाइम एग्जामिनर ने इस फ्रेज को क्यों पूछा है। क्योंकि उस ड्रामा के उस पूरे एस्पेक्ट का एक पिलर है, जहां पर जो प्रोटोगोनिस्ट है या स्पीकर है, उसकी पूरी मानसिकता, उसकी पूरी फिलोसफी वहां निकल कर आ रही है। वही चीज एक एस्पिरेंट को जाननी होती है, और उसी को चेक करना पर्पज एग्जामिनर का है, इसलिए वो फ्रेजेस हमेशा पूछता रहता है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, अगर हम इसके प्ले की बात करेंगे तो ये एज यू लाइक इट है, एज यू लाइक इट। देखिए ये चीज आप जानते होंगे बिल्कुल। ठीक है, सरफेस पे क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जाम में, टीजीटी में, लेकिन क्रिटिकल क्वेश्चन और जो गहराई से आप जान रहे हैं वहीं से बनेगा। एज यू लाइक इट अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, एक पेस्टोरल रोमांस, पेस्टोरल कॉमेडी बोलेंगे, जिसको रोमांटिक कॉमेडी भी कहा जाता है। इसकी सेटिंग एक पेस्टोरल फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है। एक्ट की बात करेंगे तो ये सेकेंड एक्ट का 7th सीन है, और एक कैरेक्टर है जैक्स, वो इस चीज को बोलता है।